हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी सेक्शन, जो कि आर्ट्स के लिए रहता है। साथ ही साथ में जो आर्ट्स के अलावा मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी इत्यादि अन्य जितने भी टेट होते हैं, उनमें जो जीके सेक्शन आता है, वो सारा के सारा आर्ट्स के सोशल स्टडी वाला जो सेक्शन होता है, उससे ये जो क्वेश्चंस है उनको बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो लिए हैं वो लिए हैं जो पिछली बार टेट का पेपर हुआ था 2021 में, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद पूरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम एक क्वेश्चन से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद ब्रीफ। ठीक है, और आपको पता है कि टेट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, रिपीट होते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन होने की वजह से क्या होता है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आप इजीली पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? द बर्डमैन ऑफ इंडिया इज। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आपका जो भी जिस हिसाब से आपका मीडियम है उस हिसाब से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आर राणा, सलीम अली, डॉक्टर किरण, जे सूर्यवंशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलीम अली। तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि भाई क्यों कहा जाता है, इनका क्या है? तो ये जो एक साइंटिस्ट थे, और कैसे साइंटिस्ट थे, ये जो फर्स्ट पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, वर्ड साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, भारत के पहले पक्षी वैज्ञानिक, भारत के पहले फर्स्ट जो वर्ड साइंटिस्ट इन्हें कहा जाता है, मतलब थे ये। और इन्होंने पक्षियों का अध्ययन के बारे में अपना इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। पक्षियों का अध्ययन में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इनका जो पूरा नाम है वो डॉक्टर सलीम अब्दुल अली है। इस वजह से इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया हो गया कि भाई अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक ऐसा जो महाद्वीप भी है ये, और यहाँ पे जो यहाँ का जो डेजर्ट है वो कोल्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई पूरा अंटार्कटिका जो है वो पूरा किसने इसको कवर करके रखा है? तो स्नो ने कवर करके रखा है। ठीक है, इस वजह से ये जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, मतलब सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है ये। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ, जो गोबी है, गोबी डेजर्ट, आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। गाइज, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे शीत मरुस्थल, अगर ये बड़ा ना पूछे, मतलब सिंपल पूछे कि विश्व का सबसे शीत मरुस्थल, मतलब दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तब जो आएगा, तब अंटार्कटिका नहीं होगा, तब होगा गोबी। आप जानते हैं गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है बेसिकली? तो ये जो है चाइना और मंगोलिया के मतलब जो चाइना और मंगोलिया देश है उसमें इसका विस्तार है गोबी का। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा है, अंटार्कटिका से भी ठंडा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तब तो ऑब्वियस है अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ठंडा, तो कौन सा होगा? गोबी। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि गोबी, यहाँ का जो गाइस टेम्परेचर है ना, मतलब -40 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? गोबी। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो कौन सा होगा? अंटार्कटिका। अगर आपसे सिंपल पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कोई शीत ना पूछे, गर्म ना पूछे, सिंपल आपसे पूछे कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सहारा। कौन सा हो जाएगा वो मरुस्थल? सहारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं भी आपको बता दूं, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ पे है। आपको पता है सभी को कि भाई ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में है ये। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट है क्यों है? क्योंकि ये जो है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो भी यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो 1936 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में जब इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला तो वो लेट मिला। ठीक है, तो जिम जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में, और भारत का सबसे पुराना है ये। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मतलब क्या एम था इसको बेसिकली एस्टेब्लिश करने का। तो जो बंगाल टाइगर है वो जो है लुप्त ग्रस्त जो मतलब अ, समझ रहे हैं ना आप बात को? ठीक है, तो जो बंगाल टाइगर है उसको बेसिकली प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए इसका वो किया गया था, आरंभ किया गया था ये। तो आपको सिंपली ऑप्शन यहाँ पे ए टिक हो जाएगा। ठीक, कि प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब टाइगर के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जो 1933 में ये 1973 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, जबकि इसकी जो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है वो 1936 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो सिंपली हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को जो है
झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और उदयपुर के बारे में आपको एक और चीज़ रखनी है कि इसे जो है राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। द सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? उदयपुर। और उदयपुर को जो है राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई जो दूरबीन है, बेसिकली दूरबीन से ही तो देखेंगे ना, जो मतलब उस समय की जो टेलीस्कोप थी, तो उसका जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली ने यहाँ पे पूछा है कि आकाश पिंड को अध्ययन करने के लिए किसने किया था, मतलब सबसे पहले किसने इसको स्टडी किया था, ठीक है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है। तो गैलीलियो, और साथ में अगर कभी आए कि भाई दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो भी क्या हो जाएगा? गैलीलियो। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं। गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि भाई तहकीक ए हिंद, ये जो पुस्तक है, इसके जो राइटर है वो कौन है? तो वो है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी कौन है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल बरूनी जब जो है आप मिडेवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत, उसमें जो स्टार्टिंग में ही आ जाता है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो एक अरब जो आक्रमणकारी था, ठीक है। उसके बाद जैसे आप मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, आपने जानते हैं कि भाई उसने जो इंडिया में जब 1001 से लेकर 1027 तक, ठीक है, तब तक जो है उसने बहुत बार जो है भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो उसके साथ जो है 2-3 जो विद्वान आए थे, उसमें से एक था अलबरूनी, एक था उतबी और एक फिरदौसी था, ठीक है। इन तीनों ने जो है कुछ फेमस बुक्सें लिखी हैं, ठीक है, जिनको अलग-अलग एग्ज़ाम में अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है। अगर आप अलबरूनी की बात करें, तो अलबरूनी ने 2 बुकें लिखी थी, ठीक है। मतलब लिखी तो बहुत सारी बुक्स नहीं, लेकिन जिसका ज़िक्र होता है जनरल स्टडीज़ में, एक तारीख़-ए-हिंद और एक किताबुल-हिंद, ठीक है। तहकीक-ए-हिंद और किताबुल-हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। किसके मतलब किसका ये मतलब किसके साथ था ये राजकवि, मतलब तो ये तो मोहम्मद गज़नवी के साथ। साथ ही इसके साथ कौन आया था? उतबी। कौन आया था? उतबी। और एक आया था फिरदौसी, ठीक है, आपको याद रखना है। एक आया था उतबी और एक आया था फिरदौसी। फिरदौसी ने जो है क्या लिखा था? शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा। आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप अपने जो भी जिस तरह से आप स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नोटबुक में जाकर इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ठीक है। जबकि अगर हम उतबी की बात करें, तो इसने किताब उल यामिनी लिखी थी, ठीक है। नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना गाइस, जैसे यहाँ पे तो तहकीक हिंद है, एक किताबुल हिंद भी अलबरू ने लिखा था, किताबुल हिंद। लेकिन किताब उल यामिनी, अगर किताबुल यामिनी आए तो वो किसने लिखी थी? उतबी ने लिखी थी, उतबी। उतबी कौन था? उतबी भी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था इंडिया, ठीक है, अफगानिस्तान, उसके बाद इंडिया। अलबरूनी, उतबी और फिरदौसी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो एक महाकाव्य है ये पृथ्वीराज रासो, और ये किसने लिखी है? तो ये चंद बरदाई ने लिखी है, ठीक है। यहाँ चांद बरदाई है, लेकिन चंद बरदाई भी इन्हें कहा जाता है। ये जो है पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय के सम्राट थे, उनके ये राजकवि थे, ठीक है। और इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी, मतलब महाकाव्य थी जिसकी इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इनके ही ये राजकवि थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के। और आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी? मतलब सूरदास आप जानते हैं कि हिंदू सभ्यता में इनका बड़ा जिक्र है, कृष्ण के परम भक्त थे, ठीक है। ये बेसिकली अंधे थे, ठीक है। इन्होंने सगुण भक्ति के मार्ग को चुना था। तो इनके जो अधिकांश मतलब मैक्सिमम जो भी इनके प्रेज थे, वो किस में थे? जो उनकी पोइम्स थी वो ब्रिज भाषा में थी अधिकांश। कौन सी भाषा में थी? ब्रिज भाषा में। सूरदास जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उन्हें ये कविता किस में लिखी थी? ब्रज भाषा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन क्या ही करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको पता ही है कि इसका जो राइट आंसर है वो अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा निकलती है। अब आप इसके बारे में रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सुन लीजिए। जो नर्मदा नदी है गाइज, ये बेसिकली दो जो माउंटेन्स हैं, जैसे एक सतपुड़ा पहाड़ और दूसरा विंध्या पहाड़, सतपुड़ा और एक विंध्या, इनके बीच में एक स्थित स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक के साथ से ही ये नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश मतलब जगह है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जो राज्य है, वहाँ पर अमरकंटक नामक स्थान पे नर्मदा नदी निकलती है। इसके बारे में आपको 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट रखना ही है, इनको आजीवन याद कर लीजिए, क्योंकि कमीशन में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि भई जैसे हमारे हिमाचल से जो नॉर्थ इंडिया से मैक्सिमम नदी जो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, और जो वो फिर कहाँ पे फॉल करती है, तो बंगाल की खाड़ी में फॉल करती है, ठीक है। लेकिन जो नर्मदा नदी है, ये एमपी में निकल के, जैसे इंडिया का मैप है ना, मध्य प्रदेश से निकल के यहाँ पे, आप जानते हैं यहाँ पे एक खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, जो कि कौन सी
किस चीज़ को कैरी थ्रू करके कहाँ पे गिरती है, वो अरब की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली अरब की खाड़ी में जो अरब सागर है वहाँ पे गिरती है बाई थ्रू किसके होके, तो खंभात की खाड़ी होके, ठीक है। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई जो पश्चिम दिशा, आप जानते हैं ना बाकी रिवर्स इस तरफ ईस्ट में बहती है, पूर्व में, और सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है पूर्व की दिशा में बहने वाली, तो कौन सी है, गंगा, ठीक है। उसी तरह पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नर्मदा। आपको याद रखना है पश्चिम दिशा की ओर जो जाने वाली जो नदी है, वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नर्मदा नदी, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, जो क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और एक और फैक्ट भी आप याद रखिए, लोकल लैंग्वेज में, मतलब इसका जो निक नेम है नर्मदा नदी का, वो है रेवा नदी। रेवा नदी भी कहीं कहीं पे इसको लोग बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये आ चुका है टेट में ऑलरेडी गाइस, कि नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है, तो इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो सिमली पार्क मतलब नेशनल पार्क भी है ये, तो ये कौन से स्टेट में है, तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी डायरेक्ट, कि भाई भारत में मानसून की शुरुआत होती है। आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत में मानसून की शुरुआत बेसिकली अर्ली जून हो जाती है, ठीक है, मतलब जून के स्टार्ट में हो जाती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट तक के रहती है। मतलब कई बार इस तरह से भी आता है कि भाई जून टू सितंबर, मतलब मंथ्स को आगे पीछे करके पूछा जाएगा, जैसे 3-4 ऑप्शन हो गए, जैसे डायरेक्ट जून नहीं होगा ना दिया। आई होप आप समझ रहे हैं बातों को, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसका टिक करना है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है, कृत्रिम फाइबर। आप जानते हैं कि भाई जो फाइबर है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक जो हाथ से बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर जिन्हें कहते हैं। तो आप जानते हैं यून, ये भी नेचुरल है, कपास भी कपास के पेड़ों से नहीं मिलता, जबकि सिल्क भी। लेकिन अगर हम बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन क्या है, नायलॉन एक जो है सिंथेसिस, मतलब सिंथेटिक या सिंथेसिस करके जो बनाया जाता है, वो फाइबर है, ये कृत्रिम रेशा है नायलॉन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कई बार उल्टा पूछा जाता है, 2-3 आपको दिए जाएंगे, ये जो सिंथेटिक फाइबर है, और एक उसमें दिया जाएगा नेचुरल फाइबर, जैसे ऊन या कपास, सिल्क में से कोई होगा, तो आपको फिर वो टिक कर लेना है। ऐसे ईजी क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पूछना है, कई बार नहीं पूछा जाता, आप वहाँ पे हाँ टिक करके आते हो, ठीक है। ईजी क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना है गाइस, ठीक है। मैंने आपको बता रहा है कि आप जो है किस तरह से जो है टेट का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बहुत होता है, तो आपको इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट है कि भाई माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाला जो कंटेनर है, उसमें किस किस प्लास्टिक का बना होता है, मतलब किस प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो पीईटी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो गाइज, ये क्वेश्चन भी जैसे जो टेट में आया था, जैसे 2021 में भी, जैसे हमारे साथ कई लोग जुड़े थे, बहुत लोगों ने गलत किया था। सभी को लगा जैसे बैरोमीटर सभी को पता है किस चीज़ को मापता है, तो ये मापता है वायुमंडलीय प्रेशर को, वायुमंडल दाब, ठीक है। वायुमंडल दाब, हिंदी में प्रेशर को दाब बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या है, ऑप्शन पहले दिख गया वायुमंडलीय तापमान, आगे पढ़ा ही नहीं, इसको टिक करके आगे, ठीक है, जो कि गलत हुआ। अब गाइस जो पेपर सेट करते हैं ना, वो भी तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं ना अपना यार। मैं देखिए, वायुमंडलीय तापमान लिखा है, और बहुत सारे एक्साइटमेंट के चक्कर में ऑप्शन एक ठीक करके आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो बैरोमीटर है, आपको पता ही है किसको मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर को नहीं मापता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, द साउंड कैन ट्रेवल इन। तो आप जानते हैं कि मैटर की बेसिकली तो 4 से 5 जो स्टेट होती है, बेसिकली हम इन 3 को ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इसके अलावा जो होती है वो प्लाज्मा भी एक मैटर की स्टेट है, और बॉस आइंस्टाइन कंसंट्रेशन वो भी, ठीक है। लेकिन अगर हम इन 3 की बात करें, तो जो साउंड है इन तीनों में ट्रैवल होकर जा सकता है, ट्रैवल करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साउंड कैन ट्रैवल इन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, शिमला बिकम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन, कब बनी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864। 1864 को शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, समर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, वो है सोलर सिस्टम से पूछा हुआ, कि भाई जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, वो किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो आपको पता है इसका जो इजीली राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। जो मार्स और जुपिटर 2 प्लेनेट है, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिन साथियों को पता नहीं है। कहा जाता है, आप जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लेनेट हैं, ठीक है, मतलब 8 प्लेनेट है बेसिकली। तो उनमें से जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट जो छोटे प्लेनेट हैं, ठीक है, फिर जुपिटर, ये मार्स है,
ठीक है, मतलब मंगल है, बुध है, ठीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है, फिर मंगल है, और उसके बाद बड़े ग्रह शुरू हो जाते हैं जैसे जुपिटर, बृहस्पति, फिर शनि, ठीक है, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे जो मंगल है, मार्स है और जुपिटर है, इनके बीच में से छोटे छोटे पत्थरों के, मतलब इस तरह के बड़े बड़े आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, इन्हीं को हम क्या क्या कहते हैं, आपने मैप में भी देखे होंगे बहुत सारी पिक्चर्स, तो उसको क्या कहते हैं हम, एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। और ये कौन से दो प्लेनेट के बीच में है, ये है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, इस तरह के मतलब तो अमूमन इनको छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कहते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इनको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल में देखें तो बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, प्लेनेट के जितने नहीं, प्लेनेट से छोटी, लेकिन बेसिक प्रैक्टिकल फील्ड में देखें तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये पूछा जाता है कि इनकी जो बाउंड्री है ये सोलर सिस्टम को भी डिवाइड करने का काम करती है, आंतरिक और बाह्य ग्रह का। आपको पता है, जब भी मैंने आपको 4 ग्रह बताए थे वो आंतरिक ग्रह हैं, और जो ये बड़े ग्रह हैं, जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वो उनको हम बिगर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में बाउंड्री का काम करते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है, मतलब कौन सी संधि, कौन सी ट्रीटी के अंतर्गत जुड़ा है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय किस चीज़ से, स्थल संधि, नहर, जल संधि या समुद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्थल संधि। तो स्थल संधि की वजह से ये जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सा राजा बीणा बजाता था। तो आपको पता ही है कि भाई समुद्रगुप्त गुप्त जो है एक, इसे महाकवि भी कहा जाता था, ठीक है। इसका जो इसने कुछ सिक्के भी चलाए थे जिसमें इसको बीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो जब भी बीणा बजाए तो उसका ध्यान रखना कि बीणा बजाने का संबंध किस जो शासक से है वो है समुद्रगुप्त से, ठीक है, इसका रिलेशन। और इसके अलावा आपको ये पता होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि किसने उसको ये संज्ञा दी थी सबसे पहले, तो ये दी थी B.S. स्मिथ ने। B.S. स्मिथ ने सबसे पहले भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसने एक सिक्का लॉन्च किया था अपने, जो इसका टेन्योर था उस समय, जिसमें इसको बीना बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है। लेकिन इसके समय जो सबसे पॉपुलर सिक्का था वो कौन सा था, वो किस शैली का था, वो था मयूर शैली का। मयूर शैली का, ये ध्यान रखना है। कई बार इस तरह का पूछा जाता है कि भाई मयूर शैली के जो सिक्के वो किसके कार्यकाल में चलाए गए, तो समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर समुद्रगुप्त एक प्रमुख राजा थे, उनके द्वारा ये सिक्का चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल ईजी है, सभी को आता ही होगा, स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इसको। कई बार टेट में इतने इजी क्वेश्चन कहते हैं, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं, भूल कर भी, ठीक है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, सभी को पता है 7th, ठीक है, 7वां स्थान है भारत का दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर दूसरा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये अनटचेबिलिटी से, कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र हुआ है, अस्पृश्यता इनमें से किस अंतर्गत आपराधिक प्रथा है, ठीक है। तो मतलब कौन से आर्टिकल के थ्रू आती है, तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया कि भाई किसी के साथ भी किसी तरह की जो है छुआछूत नहीं हो सकती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग धर्म इत्यादि का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने की, आर्टिकल 15, 16 और 18, 14 भी है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 मतलब जो राइट टू इक्वलिटी वाले फंडामेंटल राइट है 14 से 18 तक, इन बाकियों का भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। 14, आर्टिकल 14 क्या है, ये विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो मतलब जब भी कानून के समक्ष सभी बराबर हो, किस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 है भाई कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। सार्वजनिक जो क्षेत्र होगा वहाँ पे किसी भी तरह से इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको जो हम डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है कि भाई जो जैसे सरकारी नौकरी की समानता है, ठीक है, मतलब अब सर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे भी सबको इक्वल माना जाएगा, किसी तरह का वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब श्रम की समानता भी से कह जाते हैं, मतलब जब भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात आए तो वहाँ पे किसी के साथ भी कोई किस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को वहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 17, ये तो मैंने भी आपको बताया कि भाई अनटचेबिलिटी है, मतलब छुआछूत के लिए से रिलेटेड है। और आर्टिकल 18, जो आर्टिकल 18 है इसमें उपाधियों का अंत किया गया कि भाई कोई भी किसी भी तरह की अपने पास उपाधि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप यू
एन्जॉयड दिस वीडियो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं कि हम रेगुलर बनाएँ तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हम एक जैसे आपने देख ही लिया होगा टाइटल पे नई सीरीज़ शुरू करने वाली है। तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया तो अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इसी सीरीज़ को कैरी ऑन करेंगे जब तक कि टेट का पेपर नहीं आ जाता है, ठीक है? तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अपने अन्य साथी जो भी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उनका भी टेट क्वालीफाई होने में हम थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।